शुद्धि 14 आप लोगों के लिए अब नया लेक्चर लेकर आई हूँ। लास्ट क्लास में, ये ऑफलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास में जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं वो भी बेनिफिट ले सकते हैं। ये मैं ऑफलाइन आप लोग के लिए शूट कर रही हूँ। लास्ट क्लास में हमने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा था कि केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान होता क्या है, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के हम रासायनिक संगठन को डिस्कस करते हैं, गुणधर्म को करते हैं या उनकी प्रॉपर्टीज़ को हमने क्या डिस्कस करते हैं। फिर पदार्थ का वर्गीकरण हमने रसायन विज्ञान के अंतर्गत हमने भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर वर्गीकरण को पढ़ा था। तत्व, यौगिक और मिश्रण को पढ़ा है हमने। ठोस, द्रव और गैस, इन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। फिर हमने जो मिश्रण होता है, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, मिश्रण को सेपरेट करने के लिए ठोस में दो ठोस हैं, उनको हम सेपरेट करना है, अलग अलग साइज़ के हैं या सेम साइज़ के हैं, उनके लिए हमने कौन कौन सी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठोस में यदि ठोस को यदि हमने किसी द्रव्य में मिला दिया है, एक द्रव्य में दो से अधिक ठोस मिले हुए, तो उसके लिए कौन कौन सी मेथड होनी चाहिए, ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट अब हम तत्व, एक एक करके हम रासायनिक आधार पर जो हमने तत्व, यौगिक और मिश्रण, इनको हमने रासायनिक आधार पर पदार्थ का जो वर्गीकरण किया था, उसमें हम तत्व के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ओके, तत्व क्या होता है, एक एलिमेंट, जो भी आप पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं वर्ड, पीरियोडिक टेबल में जो भी आप एलिमेंट्स देख रहे हैं वो सारे तत्व कहलाते हैं। जो तत्व है, यदि हम तत्व के बारे में हम यदि देखें, यदि तत्व या तत्व क्या होता है, जैसे लोहा है, लोहा सभी देखे होंगे, यस। तो लोहा जो होता है, लोहा क्या होता है, बहुत सारे आयरन पार्टिकल से मिलकर बना होता है। सपोज ये है लोहा, ओके, ये लोहे में देखिए, ये आयरन का एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल है, तीसरा पार्टिकल, मतलब पूरा जो ये तत्व है ये लोहे नाम के या आयरन नाम के ही ये किसका बना हुआ है, परमाणु से बना हुआ है। ओके, ये जो परमाणु होता है, अब परमाणु क्या होगा, परमाणु एक किसी जो परमाणु होता है यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। यदि इसको स्वतंत्र अवस्था, यदि आप लोहे को देख रहे हैं, आप लोहे की एक परमाणु को आप स्वतंत्र रूप से नहीं देख सकते हैं। ओके, स्वतंत्र रूप से आप नहीं देख सकते हैं, वो किसके फॉर्म में होगा, जैसे आयरन है या लोहा है, वो अपने परमाणु जुड़ के क्या बना लेते हैं, अणु, क्या बना लेते हैं, अणु, वो अणु के फॉर्म में आपको मिलेगा। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की आपने गैस देखी होगी, सुनी होगी, है ना, देखी नहीं होगी कि सुनी होगी, ये हाइड्रोजन गैस है। ओके, इसमें अब ये हाइड्रोजन गैस है, ये भी देखिए आपको हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये आपको हाइड्रोजन अणु के रूप में, जब दो परमाणु जुड़ते हैं तो वो एक अणु का फॉर्म करते हैं। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई क्या आप लोगों को, येस और नो? यस मैम, ओके। ठीक, तो आपको फर्स्टली पता होना चाहिए परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, एटम या फिर परमाणु। जो अणु होता है, अणु को ये दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अणु क्या होता है, दो, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, अणु क्या होता है, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कौन, अणु। और अणु जो होता है ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। जो भी आप, जैसे आयरन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कोई भी आप एलिमेंट्स को आप देख रहे हैं जो कि प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जा रहा है, वो क्या है, अणु। क्या है वो, अणु। और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जब भी कोई रिएक्शन करानी होगी, ओके, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन करानी होगी तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा परमाणु। कौन करेगा, परमाणु। इट इज़ अ स्ट्रक्चरल यूनिट। समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ है, ओके। अब इसके बारे में ये परमाणु, अब बेसिक तो ये चीज़ पता होगी, अभी आप जान रहे हैं कि परमाणु के अंदर यदि हमने बोला आयरन या हाइड्रोजन, इसमें आपको पता है कि मैडम इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस, पता है, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने प्रोटॉन होते हैं, इतने न्यूट्रॉन होते हैं। ये चीज़ें पहले नहीं पता थी किसी को, ये तो अभी बाद में पता चली है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहले बोला जाता था कि परमाणु है, इट इज़ ए स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट, इसके बाद और हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन
कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने डिफरेंट प्रूफ थ्योरी से प्रूफ किया कि केवल परमाणु ही नहीं है, कि परमाणु को हम और भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यदि हम बोलें कि परमाणु ही एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट है, नो, परमाणु को भी हम देखेंगे तो परमाणु भी कुछ सब यूनिट्स होती हैं उसकी, वो भी कुछ छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। उसके बेस पे उसने कुछ थ्योरी दी, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक्स थ्योरी। क्लियर हो गया सभी को क्या ये चीज़ें? क्या हम आज पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं क्या? हम पढ़ने वाले हैं थ्योरीज एंड मॉडल रिलेटेड टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम्स से रिलेटेड। और कौन कौन सी थ्योरीज आपको पढ़नी है जिनसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं प्रीवियस। आज हम डिस्कस करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड न्यूक्लियर प्रिंसिपल क्या होता है और उसके डीमेरिट्स क्या थे। फिर उसके बाद बोल्स का एटॉमिक मॉडल क्या आया, उसने क्या बोला, उसके पोस्टुलेट्स क्या थे, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एंड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट है आपका एटॉमिक थ्योरी इन इंडियन फिलॉसफी। जो परमाणुवाद था, इसमें बोला गया था, जब इसने भी पंचमहाभूत की संकल्पना दी थी। पंचमहाभूत मतलब जानते हैं क्या आप सभी कोई? पंचमहाभूत क्या होता है? जिसमें कि जो तत्व हैं, जो अभी आप लोग 118 तत्व देख रहे हैं, जितने भी तत्व पीरियोडिक टेबल्स में आप देख रहे हैं, इन तत्व को ना बता के जब स्टार्टिंग में बताया था, जब ये कोई केमिस्ट्री जैसी चीज़ नहीं आई थी, तब क्या आया था? तब कौन कौन से? वायु, अग्नि और जल। ओके, ठीक है, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ठीक है, तो उसको बोला गया था कि ये तत्व पृथ्वी में मौजूद है। लेकिन जो महर्षि कणाद थे, महर्षि कणाद ने आकाश को नहीं ले लिया था, ये महर्षि कणाद आए थे, उन्होंने तत्वों को वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, सभी चीज़ें इन्हीं तत्वों से मिलके बनी हुई है। किन तत्वों से? वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। उन्होंने आकाश को इंक्लूड नहीं किया था। और उन्होंने बोला था कि ये जो सूक्ष्मतम कण होता है वो परमाणु होता है। क्लियर है? उन्होंने बोला था कि जिस महर्षि कणाद ने क्या बोला था, जो कि अविभाज्य होता है। अविभाज्य मतलब हम उसको और भी ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट वी मूव टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द डाल्टन थ्योरी। डाल्टन थ्योरी, अब डाल्टन थे, उन्होंने क्या बोला था, इन्होंने कब थ्योरी दी थी डाल्टन्स की? डाल्टन थ्योरी, ये आपको ईयर ध्यान रखिए, ईयर कौन सा था? 1803 में जॉन डाल्टन ने पहली बार क्या जो दार्शनिकता से अलग परमाणविक सिद्धांत दिया था। सब फर्स्टली जो एटॉमिक थ्योरी थी, ये डाल्टन साइंटिस्ट ने ही दी थी। ओके, इन्होंने क्या बोला था, इनके पोस्टुलेट क्या थे? पदार्थ अत्यंत सूक्ष्मतम कणों से बने हुए हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? परमाणु बोलते हैं। और एक तत्व का, आप कोई भी एलिमेंट देखते हैं, उसका क्या होता है? एक निश्चित आकार होता है। उसका क्या है? एक निश्चित आकार है। उसका क्या है? द्रव्यमान है। और क्या कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और यदि जो जैसे आयरन का एक आपने पार्टिकल लिया, दूसरा एक आयरन का आपने परमाणु लिया, एक आयरन का एक परमाणु लिया और दूसरा एक आयरन का परमाणु लिया, उन दोनों की क्या होती है? उन दोनों की आकार सेम ही होगा और दोनों का क्या होगा? द्रव्यमान और केमिकल। यानी कि एक आयरन का गुण, यदि एक आयरन का आप एटम ले रहे हैं तो वो अलग केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है, दूसरा आयरन का ये कहना चाहिए परमाणु अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ऐसा होगा क्या? नहीं। यदि मान लो चुंबकीय गुण है, चुंबकीय गुण जानते हैं आयरन में होता है, क्या सभी आयरन की शो करेंगे चुंबकीय प्रॉपर्टी? यस। यदि मान लो सोडियम है, सोडियम को आपने देखा है कभी? नहीं। नंबर तो सुना होगा, क्या होता है एटॉमिक नंबर उस सोडियम का? 11। ओके, उसमें Na+ ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, एक इलेक्ट्रॉन को देने की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। दूसरा सोडियम का क्या लेने की प्रॉपर्टीज़ वो ज़्यादा रखेगा क्या? नहीं। उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो दूसरे सोडियम से सेम होगा। यस, ओके, यही चीज़ इसने बताई थी। नेक्स्ट है जो परमाणु होता है वो अविभाज्य होता है और इनडिस्ट्रक्टेबल होता है, और उसको ज़्यादा हम डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं या तोड़ नहीं सकते हैं। ये इनके पोस्टुलेट थे डाल्टन थ्योरी ने। अब जो चीज़ आप अभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यहाँ तक वो अभी नहीं पहुँचा। और क्या नहीं बताया इसने? न्यूक्लियस बताया क्या? नहीं बताया। अब इसके डीमेरिट्स भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके डीमेरिट्स आप खुद बना सकते हैं। इसने
जो इन्होंने बताया तो कुछ अभी परमाणु के बारे में, लेकिन क्या क्या अभी इन्होंने नहीं बताया, इसके डीमेरिट्स देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसके डीमेरिट्स बताइए आप डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, खुद से बता सकते हैं आप। इन्होंने क्या अभी न्यूक्लियस के बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया, ओके। इन्होंने क्या नहीं बताया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स अभी यहाँ तक भी नहीं पहुँचे हुए हैं। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए हमारे जे थॉमसन। अब जो जे थॉमसन ने, इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है ये किस तरीके से, आपने वाटरमेलन देखा है कभी? यस, उसने बोला कि जो ये जे थॉमसन ने बताया कि जैसे वाटरमेलन का रेड वाला पोर्शन ज़्यादा होता है कि वो उसमें जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, रेड पोर्शन होता है। उसने बोला कि जो रेड पोर्शन आप देख रहे हैं वाटरमेलन का, ये देखिए रेड पोर्शन दिख रहा है, ठीक है। अब ये रेड पोर्शन में, ये रेड पोर्शन पूरा पॉजिटिवली है, ओके। जो आप वाटरमेलन देख रहे हैं वो पूरा एटम जो है वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज होता है, ओके। जैसे आपको वाटरमेलन खाने में अच्छा भी लग रहा है, ओके, पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं। अब पॉजिटिव है तो समझ लीजिए वो जो वाटरमेलन का रेड वाला पोर्शन है वो पूरा पॉजिटिव भाग है, और जो आपको क्या सीड्स अच्छे लगेंगे क्या उसके? नहीं, वो नेगेटिव सेंस देंगे आपको, ओके। तो सेम वैसे ही जो उसमें सीड्स लगे हुए हैं वो नेगेटिव चार्ज हैं, या नेगेटिव चार्ज उसमें स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ है। क्लियर एवरीवन? ओके। नेक्स्ट है, इन्होंने क्या बताया, थॉमसन के परमाणु मॉडल में परमाणु को तरबूज के समान माना था, अर्थात इस सिद्धांत में वाटरमेलन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? वाटरमेलन थ्योरी। ये आप ध्यान रखिएगा, वाटरमेलन थ्योरी किसने दी थी? जे थॉमसन ने। और उन्होंने कौन सा मॉडल दिया था इसके अकॉर्डिंग? प्लम पुडिंग मॉडल। क्लियर हो गया सभी को? प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, या वाटरमेलन थ्योरी किसने दी थी? जे थॉमसन ने। क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट, अब इसके बाद और क्या बताया था इन्होंने? इन्होंने बताया था कि जो एक परमाणु है वो किस तरीके से बना हुआ है। जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु को एक धन आवेशित गोला माना है। ये धन आवेशित गोला है, ओके, जो प्रोटॉन से बना होता है, जिसका निर्माण प्रोटॉन से होता है। और ऋण आवेश क्या होता है? ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन इस गोले में बिखरा होता है। ये चीज़ क्या क्लियर हुई सभी को? यस, क्लियर हो गई है। थॉमसन मॉडल ने क्या बताया हुआ है? सच आपको पूरा तरबूज ही इमेजिन करना है। तरबूज में जो रेड वाला पार्ट है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कौन होगा? प्रोटॉन। नेगेटिव चार्ज कौन होगा? उसके बिखरे हुए सीड्स, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ओके। नेक्स्ट है, अब देखिए जो जे थॉमसन है, इन्होंने जे थॉमसन है, इन्होंने ये कैथोड रेस के माध्यम से भी इनको बताया था। जे थॉमसन ने एक रिसर्च और की थी, जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है जो, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। इसलिए जे थॉमसन को किसकी रिसर्च के लिए जाना जाता है? इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की है? जे थॉमसन ने। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कैथोड रे ट्यूब्स के ऊपर, ठीक है। इन्होंने कैथोड रेस का किया एक्सपेरिमेंट। ये आपका कैथोड रेस किया जा रहा शो। इसमें क्या किया? यहाँ पर एक वैक्यूम पंप को यूज़ किया हुआ है। ये देखिए, ये वैक्यूम पंप को यूज़ किया यहाँ पर, ये आपका वैक्यूम पंप लगा हुआ है, ओके। यहाँ पर एक ट्यूब यूज़ की हुई है, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज, यहाँ पे ट्यूब। यहाँ पर उसने इतना ज़्यादा वैक्यूम क्लियर किया कि वहाँ पर कोई भी गैस ना रहे, या फिर कोई भी पार्टिकल्स रहे, एकदम वैक्यूम कंडीशन क्रिएट की। फिर वहाँ पर कोई भी यहाँ पर गैस, और बहुत ही लो टेम्प वहाँ पर प्रेशर अराइज किया। कितना? 10 की पावर -3, ठीक है, 10 की पावर -3 प्रेशर प्रेशर आपने अराइज किया। यहाँ जो एटमॉस्फेयर का कितना होता है? 76 mmHg, ओके। यहाँ पर कितना किया उसने? 10 की पावर -3, मतलब हाई वैक्यूम कंडीशन में। फिर उसने जब गैस को रखा यहाँ पर, ओके, और जब गैस को किया और वोल्टेज उसने हाई वोल्टेज की कंडीशन की। कई बार जे थॉमसन मॉडल्स में कौन कौन सी कंडीशन नहीं थी कैथोड रेस के लिए, ये सारी कंडीशंस आपको पूछी जाती हैं, आप ध्यान रखिएगा। उसने हाई वोल्टेज दिया, कितना? 10 की पावर 10,000 वोल्ट्स, कितना? 10,000 वोल्ट्स इंडक्शन कॉइल का हाई वोल्टेज दिया। और यहाँ पर हाई
प्रेशर यहाँ पर कितना 10 लो प्रेशर, एकदम कितना लो प्रेशर 10 की पावर -3 mm यहाँ पर प्रेशर अराइज किया। यहाँ पर 2 लगाया, यहाँ पर कैथोड लगाया और यहाँ पर एनोड। ओके, यहाँ पर जब यहाँ पर कैथोड, यहाँ पर जब गैस को यहाँ पर कोई भी फिल किया, ओके, जब भी यहाँ पे जब गैस को फिल किया और वोल्टेज उसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया, तब क्या हुआ, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि मूव कर रहे थे कैथोड से एनोड की ओर। ओके, कैथोड से एनोड की ओर मूव कर रहे थे। ये कैसे पता चला, यहाँ पर उसने एक फ्लोरेसेंट, ठीक है, यहाँ पर फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई। ठीक है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन ग्रीनिश येलो होती है, वो ग्रीनिश येलो ग्लो करेगी, चमकेगी। जैसे ही यहाँ पर कैथोड रेज हिट करेगी स्क्रीन के ऊपर, एनोड के ऊपर, तो वहाँ पर चमकने लगेगी। जैसे आपकी टीवी, जो टेलीविज़न का सिद्धांत होता है वो इसी पे बेस्ड है। कैथोड रे ट्यूब पूछा जाता क्वेश्चन, कैथोड टेलीविज़न का सिद्धांत किस पर बेस्ड है, कैथोड रेज ट्यूब पर ही है। क्लियर है? तो ये कैथोड रेज का आपका एक्सपेरिमेंट था, इसके अकॉर्डिंग उसने किया। और इसके लिए उसने ये भी बताया कि यहाँ पर क्या गैस को चेंज करने से, ठीक है, गैस को चेंज करने से या फिर एनोड को चेंज करने से क्या चेंज होगा, नहीं, कुछ चेंज नहीं होगा। जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे वो मूव करेंगे। या हमने यहाँ पे जो प्लेट यूज़ की थी, कैथोड प्लेट को हम भी चेंज कर दें, तब क्या कुछ देखने को मिलेगा, नहीं। इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी क्वालिटी यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। ये लेकिन गोल्ड जो स्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया था वहाँ पे अल्फ़ा रेस का रदरफोर्ड वाले में, तो उसका चेंज है। यहाँ पर अभी आप देख लीजिए, गोल्ड स्टीन ने जब एक्सपेरिमेंट किया था प्रोटॉन के लिए, तो वहाँ पर चेंज आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर गैस के चेंज होने से प्रोटॉन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटॉन आपको पता है किसी भी चीज़ का मास या वॉल्यूम, मास बनाते हैं किसी भी एलिमेंट्स का। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, अब थॉमसन मॉडल की कमियां क्या थी। अभी भी उसने क्या बताया था थॉमसन मॉडल ने, अभी परमाणु मॉडल में नाभिक का कोई उल्लेख नहीं किया था। किया था क्या? नो। ओके, ये मॉडल परमाणु की स्टेबिलिटी, उसने ये नहीं बताया, उसने ये तो बता दिया इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, लेकिन उसने स्टेबिलिटी ऑफ द एटम्स के ऊपर भी कोई डिस्कशन नहीं किया। न्यूक्लियस का भी कोई उल्लेख नहीं किया कि न्यूक्लियस होता है। फिर उसके बाद ये भी नहीं समझा सके कि किस प्रकार ऋणावेशित कर्णिका इलेक्ट्रॉन में अपने आप में अंतर्निहित होती है, धनावेशित और इलेक्ट्रॉन, और जो ऋणावेशित कर्णिकाएँ होती हैं उसमें किस तरीके से होती है, इन सब चीज़ों को नहीं डिस्कस किया। ये थॉमसन मॉडल के डीमेरिट्स हैं। फिर नेक्स्ट आया मॉडल रदरफोर्ड का। अब ये रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने अर्नेस्ट रदरफोर्ड, कहाँ गया कर्सर, ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड है जो 1911 में, ठीक है, इन्होंने किस पे किया, गोल्ड फॉइल। ये देखिए गोल्ड फॉइल है यहाँ पर, ओके, यहाँ पर उन्होंने अल्फ़ा कणों की, अल्फ़ा कणों मतलब इसकी पावर कितनी होगी, ये हीलियम के बराबर, ठीक है, इसी का इसका रेडियो एक्टिव पोर्शन। अब ये जो अल्फ़ा कणों की उन्होंने बौछार की, अल्फ़ा कण कैसे होते हैं, पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ओके, अब ये जो सोना है, इसका क्या, सोने की जो परत है उसमें से अल्फ़ा कणों की बॉम्बार्डेंट मतलब होता है उसकी बौछार की। जब उसने बौछार की अल्फ़ा कणों की, तब क्या हुआ, अल्फ़ा कणों की बौछार करने के साथ साथ यदि मान लो ये अल्फ़ा कण है जो पॉजिटिवली चार्ज है, अल्फ़ा कण है जो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली मतलब धनावेशित है, ओके, धनावेशित है, तो वो क्या करेंगे, जो धनावेशित के पास से जाएंगे, धनावेश के पास जब जाएंगे तो वहाँ से कैसे हो जाएंगे, तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज के पास अट्रैक्ट होंगे या निकल, ठीक है। अब उसको जो धनावेशित कण है, सेम वही एक्सपेरिमेंट हुआ, जब गोल्ड फॉइल के ऊपर उसने बॉम्बार्डेंट की, तो यहाँ पर उन्होंने सेम ऐसे ग्रीन, येलोइश ग्रीन फ्लोरेसेंट जो आपकी स्क्रीन यूज़ की, ठीक है, जो कि जिंक सल्फाइड की बनी होती है। इसमें क्या हुआ, इसमें यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी मतलब 20,000 जो रेस थी वो उसमें से डायरेक्ट निकल गई, ठीक है, गोल्ड फॉइल में से। कुछ ही थी जो रिफ्लेक्ट हुई या अपने मार्ग से विचलित हुई। क्लियर हुआ? सभी जो रेस थी यहाँ पे जब उसने बॉम्बार्डेंट की अल्फा रेस की, तो सभी यहाँ पे किरणें निकल गई, लेकिन बहुत ही कम थी जो रिफ्लेक्ट हुई।
तो इससे ये पता चला उसको कि जो यहाँ पर गोल्ड फॉइल में जो मोस्ट ऑफ द पोर्शन है वो कैसा है, ब्लैंक है। मोस्ट ऑफ द पोर्शन कैसा है, ब्लैंक है। और बहुत ही कम पोर्शन है जो कि कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, जिसके कारण जब पॉजिटिव से रिफ्लेक्ट होगी वो, तो पॉजिटिव से रिफ्लेक्ट होगी, इसलिए बहुत ही कम पोर्शन है जो कि रिफ्लेक्ट हुआ है जहाँ से। तो सेम वही उसने बताया। ये देखिए आपका ये है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत ही स्मॉल डिफ्लेक्शन थी, पूरा जो है खाली पोर्शन है, बहुत ही कम, एक पर्टिकुलर स्पेस में ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर्टिकुलर स्पेस में ही इलेक्ट्रॉन है, बहुत कम पोर्शन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। इस पॉजिटिवली चार्ज को हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। उसने ये वाले पोर्शन को बोला कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, बाकी यहाँ तो नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से तो बहुत ही देखिए निकल गया, क्योंकि यहाँ ये वाली रेस देखो पूरी निकल गई, क्योंकि यहाँ पर कोई भी उसको पॉजिटिव चार्ज नहीं टकराया। लेकिन दूसरे में देखिए, यहाँ पर ये वाली भी पूरी निकल गई, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव से हल्का सा डिफ्लेक्ट हुई, क्योंकि हल्का पॉजिटिव चार्ज उसको दिखा। लेकिन यहाँ पर देखिए थर्ड वाले में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मिला उसको, तो एकदम उसी पे प्रोटॉन पे जाके हिट करी है, तो पूरा डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, पूरा 180 डिग्री से वापस आ गई। तो ये उसने फ्लोरेसेंट जो आपकी शीट थी जिंक सल्फाइड की, उसने वो यूज़ की थी, तो वहाँ पे देखा कि वो येलोइश ग्रीन फ्लोरेसेंस हो रही है। क्लियर है। तो इससे ये पता चला कि यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है जो ब्लैंक है किसी भी एटम का, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ब्लैंक है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक लिमिटेड स्पेस में है, वो उसको हमने न्यूक्लियस बोला वहाँ पर, ठीक है, वो उसको हमने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला, जो कि पॉजिटिवली चार्ज था। लेकिन अभी भी न्यूट्रॉन अभी नहीं मिला, ठीक है। अभी पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन, और जो नेगेटिव चार्ज है वो बहुत ही कम है। जो एटम्स है उसमें पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम है और नेगेटिव चार्ज उसमें स्कैटर्ड है इधर उधर। क्लियर है। चलिए, और इन कंपैरिजन टू द पॉजिटिव चार्ज, जो यहाँ पर देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस का साइज है बहुत छोटा है, और बड़ा साइज किसका है, पूरा एटम का। जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस बहुत ज़्यादा है और न्यूक्लियर रेडियस बहुत कम है। क्लियर हो गया। ये सब चीज़ें हम बोल सकते हैं इसमें। तो नेक्स्ट ये देखिए वही है सेम। अब इसके मुख्य बिंदु क्या है, फिर इसमें ये चीज़ बताया कि देखिए जो परमाणु का संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान उसके केंद्र में निहित होता है। क्लियर। ये सेम चीज़ यही इसमें बताई कि परमाणु का धनावेश और द्रव्यमान उसका कहाँ पे होता है, सेंटर में या न्यूक्लियस में। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, जैसे कि पृथ्वी, जैसे कि सन के अराउंड सभी प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। सेम वैसे ही उसने भी यहाँ पर पोस्टुलेट किया कि जो जैसे सन के अराउंड सभी प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं, वैसे ही एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, वैसे ही एक वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलेट हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर पॉजिटिव, अभी न्यूट्रॉन की अभी भी खोज नहीं हुई है, ठीक है, केवल बताया कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर पूरा द्रव्यमान, परमाणु का जितना भी द्रव्यमान है वो इसी में निहित है और इलेक्ट्रॉन्स है वो चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन इसने फिर भी अभी ये नहीं, अब जो आया नेक्स्ट थ्योरी जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, इसने तो बता दिया कि चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ओके, जब आप डेली कहीं चक्कर लगाते रहेंगे तो एक टाइम पे आपकी एनर्जी कैसी होती जाएगी, डाउन, फिर कितना जाओ, घर में आके गिर जाओगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रोडायनामिक्स यही कहती है, ठीक है, ये क्या कहती है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहती है कि यदि मान लो कोई लगातार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, ठीक है, एक टाइम पे उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, और वो वापस कहाँ जाएगा, अपने घर में। क्लियर। उसकी वो न्यूक्लियस में आकर गिर जाएगा। लेकिन उसने ये कुछ नहीं बताया कि कौन सा फोर्स लग रहा है, क्या पृथ्वी क्यों नहीं, पृथ्वी तो लगातार चक्कर काट रही है। एक चीज़ बताइए, ये आपको फिजिक्स में भी आता है, पृथ्वी लगातार कक्षा में चक्कर काट रही है, पृथ्वी भी, अदर प्लैनेट्स भी, ओके, सन के अराउंड, तो क्यों नहीं मतलब बीच में सेंटर में गिर जाते हैं, या उनकी रेडियस है जो
जो न्यूक्लियस से रेडियस है वो क्यों नहीं कम हो जाती है? हाँ ओके, देखिए ये जो सेंटर है यहाँ पर, ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पर, ये जो यदि ये चक्कर लगा रहा है तो यहाँ पर जैसे भी चक्कर लगाएगा वेलोसिटी, यहाँ पर जो भी वेलोसिटी है जैसे जैसे वो चक्कर काटेगा, ठीक है, जैसे जैसे वो देर तक उसकी डायरेक्शन क्या होती जाएगी? चेंज, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती जाएगी? उसकी चेंज होती जाएगी। वेलोसिटी फिक्स रहेगी लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज होने के कारण एक्सीलरेशन भी चेंज होगा उसका, ठीक है। वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सीलरेशन चेंज होगा, जिसके कारण जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल, लेकिन जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, दोनों इक्वल हो जाते हैं। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि न्यूक्लियस की तरफ लग रहा है, न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है, और एक कक्षा में चक्कर लगाने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, जिसके कारण जो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी विवेचना इसने अभी तक कुछ भी नहीं की थी, ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। ओके, ये इसके डीमेरिट्स थे, इसको बताना ये भूल गए थे। तो देखिए इसने क्या बताया था, इसके डीमेरिट्स भी देख लीजिएगा। इसने बोला कि हाँ आपने बता तो दिया कि इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या कहती है? चक्रण करता हुआ कोई भी आवेशित कण, ठीक है। उसने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर जो चक्कर लगा रहा है, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अनुसार क्या होता है? चक्रण करता हुआ कोई भी आवेशित कण होता है, जैसे जैसे उसकी एमिशन होता जाएगा रेडिएशन का, रेडिएशन होने के कारण क्या होगा? ऊर्जा में कमी होती जाएगी, और जब वह ऊर्जाहीन हो जाएगा तो कहाँ जाएगा? वापस घर में। घर कौन सा है उसका? नाभिक। तो ऊर्जाहीन होकर कहाँ आ जाएगा? नाभिक में गिर जाएगा। तो परमाणु को अस्थायी होना चाहिए, लेकिन परमाणु तो कैसा होता है? स्थायी होता है। तो क्यों स्थायी होता है इसको उसने पूरा नहीं बताया। फिर उसने नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं, उसने ना ही फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, जो किस तरीके से अरेंजमेंट है, उसने ये सब कुछ प्रॉपर नहीं बताया। इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था या अरेंजमेंट के विषय में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। ये इसके डीमेरिट्स हैं। तो उसके लिए कोई दूसरा साइंटिस्ट आया, बोला जो चीज़ उन्होंने छोड़ी हुई है अब हम उसको क्या करेंगे? इम्प्रूव करेंगे। ओके, तो कौन आए हमारे? बोस, ठीक है। बोस का एटॉमिक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस बेस्ड थ्योरी पे बेस्ड है? प्लैंक क्वांटम थ्योरी। किस पे बेस्ड है ये? प्लैंक क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है। मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया था ये, और ये किस पे बेस्ड है? क्वांटम थ्योरी में। क्वांटम थ्योरी क्या होती है? क्वांटम थ्योरी जो भी ऊर्जा विकिरण या ऊर्जा का उत्सर्जन, जो भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है या फिर विकिरण का उत्सर्जन कर रहा है या एब्जॉर्प्शन कर रहा है, वो डायरेक्ट कंटिन्यूस नहीं होता। वो कैसा होता है? डिसकंटिन्यूस होता है। और किस फॉर्म में होता है? वो छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के फॉर्म में होता है। उसको बोलते हैं क्वांटम। क्या बोलते हैं? क्वांटम के फॉर्म में होता है। क्लियर हो गया? जब भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से अपने ऑर्बिट से हाई एनर्जी ऑर्बिट के ऊपर जाएगा तो क्या करेगा? वो एब्जॉर्प्शन करेगा एनर्जी का, ठीक है, हाई एनर्जी लेवल पर जाने के लिए। और जैसे ही वो ऊपर वाले ऑर्बिट से, मतलब हाई ऑर्बिट से नीचे ऑर्बिट में आएगा तो कैसा होगा? एनर्जी का लॉस होगा। तो इस चीज़ को अपन नेक्स्ट देखते हैं। इन्होंने क्या बोला हुआ था? देखिए, नील्स बोर ने क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करते हुए उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर केवल निश्चित कक्षाओं में निश्चित ऊर्जा, कोणीय संवेग, नाभिक से अपनी ऊर्जा की समानुपाती दूरी पर ही चक्रण लगाते हैं। अब इन्होंने क्या बताया था, इसको बता देती हूँ। अरे शिट, कहाँ से आ गया? देखिए, इन्होंने क्या बोला? बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल के अनुसार 5 मिनट और रुक जाओ, ठीक है, में क्वांटम सिद्धांत, ठीक है। इसने क्या बोला कि जो डिस्क्रीट यूनिट्स होती है, इलेक्ट्रॉन है, वो निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट है आपका, यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। इसको आप घर के एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है। आप सबसे पहले कंफर्ट में कहाँ रहते हैं?
घर में। कहाँ रहते हैं? घर में। घर में क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्बिट। आप सबसे पहले कहाँ कंफर्ट फील करते हो? घर पे। घर पे बढ़िया मस्त रिमोट दे दो और टीवी चालू कर दो, है ना, और एसी चला दो, ठीक है, और खाना भी वहीं प्रोवाइड कर दो। तो फर्स्ट आपका कहाँ होगा? स्लीपिंग, बढ़िया आराम से। ओके, तो वहाँ पे आप क्या बोलते हो? इट्स ओके, बढ़िया कंडीशन है, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद यदि मान लो मम्मी बोली कि आओ टेबल में आके बैठ के पढ़ो, ठीक है, तो तुम्हारा कैसा हो जाएगा? लो बीपी हो रहा है। कैसा हो रहा है? बीपी लो होने लगेगा। ओके, कैसा हो जाएगा? बीपी लो हो जाएगा। फिर बाद में मम्मी बोली कि नहीं, यहाँ तुम घर में नहीं पढ़ रहे हो, कहाँ जाओगे? कोचिंग, ठीक है, या फिर क्लास जाओ, वहाँ जाके पढ़ो। तो तुम्हारा कि बोला अरे मर गए हम, ठीक है, तो क्या हो गया? तुम मर गए, ठीक है। फिर मम्मी ने बोला कि अब रिज़ल्ट दिखाना है, ठीक है, ठीक है, तो क्या बोलोगे? ना हो पाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये एनर्जी के लेवल हैं। आपको रिज़ल्ट दिखाने के लिए हाई एनर्जी चाहिए, और हाई एनर्जी ऑर्बिट में। क्लास जाने के लिए थोड़ी एनर्जी, और मतलब घर के लिए बिल्कुल एनर्जी नहीं चाहिए। घर के लिए एनर्जी चाहिए क्या? नहीं, एकदम लोएस्ट ऑर्बिट में, यहाँ पे के। फिर बाद में आपको बोला टेबल में पढ़ने के लिए, तो कौन सी लेवल पे आ गए? थोड़ी सी और एनर्जी आपको बढ़ाना पड़ेगी, अपनी एनर्जी, जब आप बाहर निकलना है तो, ठीक है। फिर और अपन को बाहर निकलना क्लास में, तो और एनर्जी लेवल चाहिए पड़ेगा, हाई एनर्जी लेवल पे आप बढ़ते गए। फिर आपको बोला रिजल्ट भी लाना है, तो कैसा? ना हो पाएगा, ठीक है, ना बता पाएंगे माँ, ठीक है। तो आपको KLMN याद हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट इज K, सेकेंड ऑर्बिट इज L, थर्ड ऑर्बिट इज M, फोर्थ ऑर्बिट इज N। समझ में आ गया? ये आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था। इसको और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, इसमें देख लीजिए नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं में बाहर की ओर KLMN अर्थात 1, 2, 3, 4 से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात कक्षा ऑर्बिट या कोश एक निश्चित ऊर्जा में होते हैं। मतलब कि ये जो K ऑर्बिट है उसकी एनर्जी का लेवल अलग होगा, L का अलग होगा, M का अलग होगा, S का अलग हो, इन सब का एक एनर्जी लेवल होगा। उस प्रॉपर एनर्जी लेवल पे ही कंटिन्यूस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा लेते हैं। उनका एक प्रॉपर कोणीय संवेग होगा। कोणीय संवेग मतलब क्या होता है? H/2π, एक ये निश्चित होता है H/2π। यदि मान लो सेकेंड ऑर्बिट के लिए लेंगे तो 2H/2π, यदि मान लो थर्ड के लिए लेंगे तो 3H/2π। ये प्रॉपर कोणीय संवेग में ही चक्कर लगाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है इसका जो बोर एटॉमिक मॉडल में, जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा को उत्सर्जन नहीं करते हैं। ओके, इनकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब आप घर पे हो तो घर पे क्या तुम थक जाते हो सोते सोते? नहीं, बढ़िया रिमोट मिल रहा है, खाना मिल रहा है, तो प्रॉपर एनर्जी का लेवल तुम्हारा बना रहता है। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर मतलब घर से दूर वाली कक्षा में जाता है तो क्या होता है? निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा उसको बोले अब तो एनर्जी लेना ही पड़ेगा अपन को, ठीक है, एनर्जी ग्रहण करना पड़ेगी, क्योंकि हमको कहाँ जाना है? हाई एनर्जी पे, ठीक है, हाई एनर्जी लेवल पे जाना है तो उसको ऊर्जा लेनी पड़ी, फ्रूट्स और खाने पड़े, तो उसने एनर्जी ऊर्जा को ग्रहण किया, एनर्जी को लिया, एब्जॉर्ब किया, और उसकी ऊर्जा कैसी हो जाती है? अब बढ़ जाती है। ओके, यहाँ पर आप 2 घंटे आराम से बैठ के, 3 घंटे आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी आपने घर से लेके आए हो, एनर्जी का लेवल आपका बढ़ गया है। लेकिन घर पे आप कोई परिवर्तन एनर्जी में नहीं होगा, लो है तो लो उतना ही चलता रहेगा, हाई एनर्जी पे भी आप नहीं आ पाओगे। ओके, लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन ना, अब यहाँ से आप घर जाओगे तो क्या डबल एनर्जी से पढ़ोगे क्या घर जाके? नहीं, क्या करोगे? बैग पटकोगे और सो जाओगे, ठीक है, या फिर बोलोगे पहले हमको चाय दो, पानी दो, या थोड़ा देर रिलैक्स करने दो। तो नाभिक इलेक्ट्रॉन नाभिक की दूर वाली कक्षा से नाभिक के समीप वाली कक्षा में आता है, मतलब अपने कंफर्ट लेवल में जब आने लगता है तो उस क्या करता है? वो ऊर्जा में उसकी कमी आती है। क्लियर हो गया ये सभी को? फिर नेक्स्ट है बोर का एटॉमिक मॉडल। उसने बोला
ये 2n² के अनुसार भरी जाती है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2n क्या है यहाँ पे? ऑर्बिट का नंबर। k n इक्वल टू मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे आपको? 2। सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32। ओके, नेक्स्ट है आपको परमाणु स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, आज हमने क्या कंप्लीट किया है? थ्योरीज कंप्लीट की हैं, जिसमें हमने कौन कौन सी थ्योरीज देखी आज आपने? डाल्टन्स थ्योरी, रदरफोर्ड्स थ्योरी और थॉमसन थ्योरी और बोर्स थ्योरी। ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।